स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। आज हम लोग बोर्ड की तैयारी को लिहाज में रखते हुए रिवीजन करेंगे क्लास 10 का चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस सीरीज में हमने एक पार्ट 1 यानी एक वीडियो बना रखा है, वो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर क्लियर विजन इस चैनल के चैनल पेज पे जा करके आप 10वीं क्लास के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसमें हमने पढ़ाया है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पार्ट 1। उसमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन दिया है क्लासिफिकेशन का, वर्गीकरण का। उसके बाद फिर हमने उसमें आपको बताया है कि क्लासिफिकेशन का जब इतिहास की बात करते हैं, कैसे कैसे शुरू हुआ वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किन किन लोगों ने किया, उनका इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। तो उस क्रम में हमने सबसे पहला जो पढ़ा था डॉबरिनर ट्रायड था, डॉबरिनर का तिर्यक का नियम। उस नियम के बारे में हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा है। उसी इतिहास के कड़ी में हम दूसरा जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, दूसरे व्यक्ति का नाम, दूसरे साइंटिस्ट का नाम पढ़ने जा रहे हैं और उनके द्वारा दिए गए नियम को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। तो न्यूलैंड ऑक्टेव रूल अर्थात न्यूलैंड का अष्टक का नियम कहते हैं। इसे न्यूलैंड ने दिया था और 1865 ईस्वी में प्रपोज किया था, प्रस्तावित किया था। तो आइए इसमें क्या क्या बातें हैं हम लोग देखते हैं, और साथ ही मैं अपील करूंगा आप सबों से कि स्टडी फॉर क्लियर विजन मेरा यूट्यूब चैनल है, जिसे आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि 10वीं क्लास के अधिक से अधिक विद्यार्थी फायदा उठा सके। चाहे वो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हों, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड के हों, चाहे वो बिहार बोर्ड के हों या झारखंड बोर्ड के बच्चे हों, सभी के लिए यह चैनल बराबर फायदेमंद होगा। क्योंकि जो कंटेंट होगा इस चैनल के स्टडी मटेरियल का, वो कंटेंट एक स्टैंडर्ड कंटेंट है, जिसका उपयोग कई जगह किया जा सकता है। यहाँ तक कि आप क्या कहते होता है एनटीएससी की परीक्षा या स्कॉलरशिप का परीक्षा, या फिर अगर आप तैयारी कर रहे हैं CHS सेंट्रल हिंदू स्कूल में 9th 10th में एडमिशन के लिए, या आप किसी कोचिंग से इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी के लिए किसी अच्छे कोचिंग में जाना चाहते हैं, तो उसकी भी तैयारी आप कर सकते हैं। ओलंपियाड वगैरह का भी तैयारी के में कंटेंट आपको हेल्प करेगा, और आपको ये 10th और 12th के 11th 12th के बीच के कड़ी का काम करेगा स्टडी मटेरियल। थोड़ा सा अधिकांश भाग 10th से थोड़ा सा एडवांसमेंट होकर के 11th 12th से तैयारी करेगा, जुड़ेगा, तो आपको जोड़ने का काम करेगा। 11th 12th में आपको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मटेरियल है। तो आइए हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं आगे और बात करते हैं। आज का जो हमारा डिस्कशन पॉइंट है वो है न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, न्यूलैंड के द्वारा अष्टक का नियम। कि न्यूलैंड जो थे वो उनको साइंस के साथ साथ, केमिस्ट्री के साथ साथ म्यूजिक की भी अच्छी जानकारी थी। तो इन्होंने क्या किया, केमिस्ट्री और म्यूजिक को आपस में जोड़ने की कोशिश की, और इस केमिस्ट्री और म्यूजिक के संबंध को उन्होंने एलिमेंट के टर्म में व्यक्त करने की कोशिश की, यानी तत्वों के संदर्भ में उन्होंने व्यक्त करने की कोशिश की। म्यूजिक में उन्होंने देखा, संगीत में, कि जो संगीत के 7 स्वर हैं उनका पैटर्न देखा इन्होंने। तो आप जानते हैं संगीत के 7 स्वर कौन कौन से हैं। अगर हम इंडियन म्यूजिक की बात करें तो है सा, रे, ग, म, प, ध, नी, और 8वां स्वर है सा, अर्थात सा रे ग म प ध नी और फिर सा। यही पैटर्न है म्यूजिक का, सा रे ग म प ध नी सा। 8वां जो स्वर है वो पूरा सा होता है, अर्थात प्रत्येक 8वां स्वर आपस में रिपीट होता है। यानी कि 8वां स्वर जो है पहला स्वर का पुनरावृत्ति है, रिपीटेशन है। इसी प्रकार अगर रे से शुरू करेंगे, रे ग म प ध नी सा रे, तो पुनः रे जाकर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 8वां स्वर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, 8वां स्वर रे पे आ गया। जहां से शुरू करेंगे वही 8वां स्वर आ गया। जैसे ग से शुरू करेंगे, ग म प ध नी सा रे ग, इधर हो गया 4 1 5, और फिर उधर से 5 3 8। तो यानी कि उन्होंने देखा कि म्यूजिक का जो 8th नोट है वो रिपीट करता है, 8वां रिपीट करता है, इसलिए उन्होंने ऑक्टेव कहा, यानी अष्टक, 8वां स्वर रिपीट करता है। तो उन्होंने देखा, अपने एक्सपीरियंस में, अपने अनुभव में देखा कि जो म्यूजिक का जो 8वां स्वर है वो प्रथम स्वर का रिपीटेशन होता है। जहां से शुरू करेंगे वही 8वां स्वर आएगा। तो इस तरह से इन्होंने देखा 8th note of music
is the repetition of first note, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एट्थ नोट ऑफ म्यूजिक इज द रिपीटिशन ऑफ फर्स्ट नोट, यानी म्यूजिक का जो आठवां स्वर है वो प्रथम स्वर का पुनरावृत्ति है, रिपीटिशन है। अब उन्होंने क्या किया, एक उनके अंदर एक एक्सपेरिमेंट प्रयोग करने की सूझी और उन्होंने प्रयोग किया कि क्यों ना हम एलिमेंट्स को भी, तत्वों को भी हम उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाते हैं। हाँ, कुछ बातें पॉइंट आउट करनी है हमें कि 1865 ईस्वी तक लगभग 63 एलिमेंट्स डिस्कवर थे, 63 तत्वों की खोज लगभग हो चुकी थी। इसके अलावा उस समय इनर्ट गैस की खोज नहीं हुई थी। इनर्ट गैस की खोज नहीं हुई थी। आज हम जानते हैं कि इनर्ट गैस 18वां ग्रुप में रखे जाते हैं, ग्रुप 18 में रखे जाते हैं, और यह हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन, ये इनर्ट गैस है। इन गैसों की खोज उस समय नहीं हुई थी। अक्रिय गैस कहते हैं, निष्क्रिय गैस कहते हैं। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, या हीनी, अर्कर, जेरन या एक्सेरन, जो कहीं ये जो थे तब तो उस समय खोजे नहीं गए। उसके अलावा उनके समय में हेवी मेटल्स जो आगे चल के 8th ग्रुप में रखे गए, उनकी खोज नहीं हुई थी। हेवी मेटल्स में कौन थे? तो फेकोनी, फेरस, कोबाल्ट, निकल, रुथेनियम, रोडियम, प्लेडियम और ओस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनम, ये जो एलिमेंट थे इनकी खोज नहीं हुई थी। फेकोनी, रू, रहो, पेटी, ओसर, पीटी, आईआर है। तो फेरस यानी आयरन, कोबाल्ट, निकेल, रुथेनियम, रोडियम, प्लेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनम, ये एलिमेंट खोज नहीं हुए थे उस समय। ठीक है, तो इन सब एलिमेंट की खोज नहीं हो पाई थी, और भी बहुत सारे एलिमेंट खोजे थे, लेकिन मुख्य रूप से ये दोनों खोज नहीं थे, और कुछ ग्रुप के भी एलिमेंट खोजे नहीं जा चुके, तो केवल उस समय 63 ही एलिमेंट थे। तो अब हम बात करेंगे कि इन जो 63 एलिमेंट उस समय डिस्कवर्ड थे, उनको उन्होंने उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया। परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु द्रव्यमान के जब बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया तो देखा गया, परमाणु भार कह सकते हैं उसको, तो परमाणु भार के क्रम में तो सजाया गया, तो उस समय लिथियम से शुरू किया गया। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियॉन तो था ही नहीं, इनर्ट गैस नहीं था, नियॉन खोजा नहीं जा सका। हाइड्रोजन के बारे में पोजीशन, हाइड्रोजन के पोजीशन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई थी। और बात हो गया हीलियम, तो उस समय जो खोजे गए थे लिथियम से एलिमेंट को उन्होंने सजाया। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियॉन तो नियॉन नहीं था, तो सीधे सोडियम आया। सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। आर्गन की खोज हुई नहीं थी, इनर्ट गैस था। इसके बाद फिर आए तो आ गया आर्गन के बाद पोटेशियम, कैल्शियम। इस तरह से आगे उन्होंने सजाने की कोशिश की। तो उन्होंने देखा कि लिथियम से जब शुरू करते हैं तो 8वां एलिमेंट सोडियम है, फिर सोडियम से शुरू करते हैं तो 8वां एलिमेंट पोटेशियम है, और उन्होंने देखा कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की प्रॉपर्टी एक समान है। तो इस आधार पर उन्होंने कहा कि अगर एलिमेंट्स को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में अगर हम सजाते हैं तो सजाने पे हमें क्या मिलेगा? 8वां एलिमेंट जो है उसका प्रॉपर्टी जो है फर्स्ट एलिमेंट के प्रॉपर्टी के जैसा ही होगा, अर्थात प्रॉपर्टी रिपीट होगा। सो देयर इज periodicity in property in the 8th element just like the first element. When we arrange elements in order of their increasing atomic weight,
तो मैंने कहा कि जब हम तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाते हैं तो आठवां एलिमेंट जो का जो गुण है पहले एलिमेंट के गुण की पुनरावृत्ति करता है, अर्थात एट्थ एलिमेंट जो है फर्स्ट एलिमेंट को रिपीट करता है इन टर्म ऑफ देयर प्रॉपर्टी। तो इस तरह से इन्होंने जस्ट लाइक म्यूजिक का जैसा एट्थ नोट रिपीट होता है वैसे ही उन्होंने कहा कि आठवां एलिमेंट रिपीट होगा। सो इनका रूल जो था ऑक्टेव रूल वो था, क्या कहता था, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, जब एलिमेंट्स को सजाया जाता है इसमें इन असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर atomic weight, then every eighth element shows periodicity in property, with the first element. Just like the eighth note of music. Just like eighth note of music. उन्होंने कहा कि when elements are arranged in ascending order of their atomic weight, अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है, और कैसे व्यवस्थित करना है, इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। जब हम एलिमेंट्स को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाते हैं देन तब क्या होता है, एवरी एट्थ एलिमेंट, प्रत्येक जो आठवां एलिमेंट, प्रत्येक आठवां जो एलिमेंट है, एट्थ एलिमेंट, एच होगा वहां पे एट्थ, प्रत्येक आठवां जो एलिमेंट है वो क्या करेगा, शोज पीरियोडिसिटी, आवर्तता दर्शाता है, अर्थात प्रॉपर्टी में रिपीटिशन दर्शाता है, किससे, विद द फर्स्ट एलिमेंट, पहला एलिमेंट से। यानी कि आठवां एलिमेंट का प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के प्रॉपर्टी के जैसा ही होता है, यानी उनमें आवर्तता होती है, पुनरावृत्ति करने का टेंडेंसी आ जाता है। कैसे, ठीक उसी तरह जिस तरह म्यूजिक, संगीत का आठवां नोट पहला नोट से पीरियोडिसिटी दर्शाता है। पीरियोडिसिटी में वही पुनरावृत्ति, रिपीटिशन हुआ। हालांकि पीरियोडिसिटी का थोड़ा सा ब्रॉड मीनिंग है क्योंकि अधिकांश प्रॉपर्टीज जो सेम होंगे लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज में थोड़ा बहुत ग्रेडेशन भी आएगा। तो पीरियोडिसिटी में दो चीजें आती हैं, रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आठवां एलिमेंट जो है वो पीरियोडिसिटी यानी पुनरावृत्ति तो शो करेगा पहला एलिमेंट का गुण का, लेकिन साथ साथ उनमें कुछ और नए गुण भी डेवलप होंगे, थोड़ा सा ग्रेडेशन भी होगा। तो ये बातें उन्होंने कही कि पीरियोडिसिटी की बात उन्होंने की। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पीरियोडिसिटी की बात की थी। तो अगर इसको हिंदी में एक बार हम लोग लिखें तो हिंदी में अगर रूल लिखने की कोशिश करें तो हिंदी क्या होगा इसका, तो हिंदी, जब तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया जाता है तो प्रत्येक आठवां स्वर, प्रत्येक आठवां तत्व प्रथम तत्व के गुणों के साथ ठीक उसी प्रकार आवर्तता दर्शाती है
जिस प्रकार संगीत का प्रत्येक 8वां स्वर प्रथम स्वर के साथ, ये था हिंदी में न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल। तो इसे ही न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा जाता है। इसमें कहा जाता है कि तत्व को जब उनके परमाणु के बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के बढ़ या परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाते हैं तो आठवां तत्व ठीक उसी प्रकार प्रथम तत्व के गुणों के साथ आवर्तता दर्शाती है, पुनरावृत्ति दर्शाती है, जिस प्रकार संगीत का 8वां स्वर प्रथम स्वर के साथ पुनरावृत्ति दर्शाती है या आवर्तता दर्शाती है। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है रिपीट होना। तो 8वां स्वर जैसे प्रथम स्वर का रिपीटिशन होता है, वैसे ही 8वां तत्व प्रथम तत्व के गुणों को पुनरावृत्ति करता है, रिपीट करता है। तो इन्होंने पीरियोडिसिटी की बात की। दूसरी बात यह है कि इनका जो अब इनकी मेरिट डिमेरिट की बात हम पहले बाद में करेंगे, फिलहाल इन्होंने पीरियोडिसिटी की बात की। तो पीरियोडिसिटी में दो चीजें शामिल हैं। आवर्तता या पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए दो चीजों का आपको ध्यान में देना होगा। तो इन्होंने टर्म यूज किया है पीरियोडिसिटी, अर्थात आवर्तता। इसका मतलब होता है दो, यानी आवर्तता में दो चीजें शामिल होती हैं। पहला रिपीटेशन इन प्रॉपर्टीज, गुणों में पुनरावृत्ति यानी गुण रिपीट होना। और दूसरा है इसमें शामिल ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज, यानी गुणों में क्रमबद्ध परिवर्तन। धीरे धीरे गुणों में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी आएगा। तो पीरियोडिसिटी में दो चीजें शामिल है कि 8वां एलिमेंट जो है फर्स्ट एलिमेंट के गुणों को दोहराने के साथ साथ 8वें एलिमेंट में कुछ ऐसे नए गुण भी आते हैं जो प्रथम एलिमेंट में नहीं होते। अर्थात कहने का मतलब है कि 8वां एलिमेंट में प्रथम एलिमेंट के सारे गुण होंगे लगभग, लेकिन थोड़ा बहुत 8वें एलिमेंट में परिवर्तन भी होगा। ग्रेडेशन इसको कहते हैं, थोड़ा सा ग्रेजुअल चेंज, क्रमबद्ध परिवर्तन होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे 8वां एलिमेंट का गुण जो है प्रथम से थोड़ा सा डिफिएट करेगा, थोड़ा सा अंतर होगा, लेकिन अधिकांश गुण एक समान होगा। इस तरह से हमें लगता है कि आपको हमारी बातें समझ में आई होगी। आगे हम लोग बात करते हैं इनके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्टेव लॉ जो है न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है उसके हम गुणों की बात करते हैं। मेरिट्स मतलब गुण। तो अगर हम गुण की बात करें तो सबसे पहला गुण ये था कि उनका जो नियम है कैल्शियम तक के यानी एटॉमिक नंबर 20 तक के एलिमेंट के लिए सक्सेसफुल रहा। तो हिज रूल रिमेन्ड सक्सेसफुल फॉर एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम। यानी उनका जो नियम था, उनका नियम कैल्शियम तत्व तक
सफल रहा। यानी कैल्शियम तत्व तक सफल, जैसे उन्होंने जो बनाया था सा रे ग म प ध नी सा, इसमें इन्होंने लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और कैल्शियम। यहाँ तक बहुत बढ़िया रहा, यहाँ तक इनका नियम सक्सेसफुल रहा। इसके अलावा दूसरा मेरिट इनमें था कि ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एलिमेंट के परमाणु भार के आधार पर पीरियोडिसिटी की बात की थी। सो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू टॉक अबाउट periodicity. Periodicity based on atomic weight. अर्थात वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने परमाणु भार आधारित आवर्तता की बात की। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने परमाणु भार के आधार पर पीरियोडिसिटी की बात की, आवर्तता की बात की। और इन्होंने जो पीरियोडिसिटी की बात की उसमें दो बातें शामिल थी। पहला गुणों में पुनरावृत्ति और दूसरा जो था वो था गुणों में क्रमबद्ध परिवर्तन। ये दो चीजें इन्होंने कही थी पीरियोडिसिटी में। तो ये दो उनके गुण थे। अगर हम अवगुणों की बात करें तो अवगुण भी है, डेफिनेटली गुण है तो अवगुण भी होंगे। हर डिस्कवरी में ऐसा होता है कि कुछ कमियां भी हैं और कुछ खासियत भी है, और हम मूल्यांकन करते हैं कमियां और खासियत के आधार पर। अगर खासियत अधिक है तो उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कमियां अगर बहुत अधिक है या खासियत से कमियां अगर प्रभावी है तो उसको हम छोड़ देते हैं। तो आइए देखते हैं कि गुण भारी है कि अवगुण। तो डिमेरिट्स पे चर्चा कर लेते हैं। डिमेरिट्स या लिमिटेशंस अवगुण। तो पहला अवगुण है कि हमने बात कही थी कि उस समय इनर्ट गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ। शुरू में क्या था? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब जब इनर्ट गैस डिस्कवर हो गए तो एक और जुड़ गया नियॉन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, इसके बाद फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर आ गया आर्गन, फिर पोटेशियम, कैल्शियम। तो अब देख पा रहे हैं 8 की जगह पे 9वां रिपीट होता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यानी कि कहने का मतलब पहला अवगुण ये था, सबसे पहला अवगुण यही था कि कैल्शियम के बाद इनका जो रूल है फेल कर गया। तो हिज रूल फेल्ड आफ्टर कैल्शियम। कैल्शियम के बाद उनका नियम असफल रहा। पहला कमी था। दूसरा कमी क्या था कि दूसरा कमी जब इनर्ट गैस की खोज हो गई, जब निष्क्रिय गैसों की खोज हुई
तो उनका नियम 8 के जगह पे 9 रिपीट होने लगा, तो नियम वायलेट कर दिया। अष्टक नियम यानी ऑक्टेव रूल वायलेट्स, octave rule violates with the discovery of inert gases, with the discovery of inert gases, यानी कि निष्क्रिय गैसों की खोज के साथ गैसों की खोज से अष्टक नियम भंग हो गया। तीसरा जो कमियां थी कि इसके साथ साथ आगे जब देखेंगे तो कैल्शियम के बाद आगे जब एलिमेंट लगाया गया, इसमें स्कैंडियम, टिटेनियम, बहुत सारे एलिमेंट लगाए गए, तो देखा गया कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट एक साथ ग्रुप में हो गए जिनका प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं था। जैसे कैल्शियम के बाद स्कैंडियम आ गया, टाइटेनियम आ गया, वेनेडियम आ गया, तो क्या हुआ कि ये दोनों का तो प्रॉपर्टी सेम है लेकिन इसका सेम नहीं है। तो क्या होगा, इस केस में बहुत सारे वैसे एलिमेंट्स ग्रुप्ड हो गए जिनका प्रॉपर्टी सेम नहीं था। तो तीसरा जो डिमेरिट था, डिसिमिलर एलिमेंट्स ग्रुप टुगेदर, अर्थात असमान तत्व एक समूह में आ गए, और जब असमान तत्व एक समूह में आ गए तो जाहिर सी बात है कि जो समान तत्व होंगे वो अलग अलग ग्रुप में भी चले गए होंगे। तो जो चौथा था, सिमिलर एलिमेंट्स गेट्स सेपरेटेड, यानी समान गुण वाले जो तत्व थे वो अलग अलग ग्रुप में चले गए। यानी एक समान असमान तत्व एक समूह में आ गए और समान तत्व एक दूसरे से पृथक हो गए। सेपरेटेड मतलब पृथक होना, एक दूसरे से पृथक हो गए अर्थात अलग हो गए, पृथक हो गए। समान तत्व एक दूसरे से पृथक हो गए। और पांचवा जो है उसमें ये हुआ कि हेवी तत्व जब डिस्कवर हो गए, पांचवा जैसे इसी ग्रुप में आगे जाएंगे तो फिर आ गया फे, ओ, नी, फिर ओस्मियम, रुथेनियम, इसमें यानी कि हेवी एलिमेंट जब डिस्कवर हुए तो ये ऑर्डर और बिगड़ गया। तो हेवी एलिमेंट यानी कि भारी तत्वों का जब आविष्कार हुआ तो एक तत्व इस इधर की ओर अरेंज हो गए, फेकोनी, ओस्मियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम और ओस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, इस तरीके से अरेंज हुए तो ये ऑर्डर और बिगड़ गए। तो यानी कि भारी तत्वों की खोज से भारी तत्वों की खोज से भी यह नियम भंग हो गया। अर्थात डिस्कवरी ऑफ हेवी एलिमेंट्स violates the rule यानी भारी तत्वों की खोज ने भी उनके नियम को प्रभावित किया और इस तरह से नियम उनका बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा।
तो हम डिमेरिट्स की बात करें तो पहला डिमेरिट्स है कि उनका नियम कैल्शियम के बाद फेल कर गया। दूसरा डिमेरिट या दूसरा कमी है कि ऑक्टेट रूल जब इनर्ट गैसों की खोज हुई, अक्रिय गैसें और निष्क्रिय गैसों की खोज हुई, तो 8 पे रिपीटेशन होने के बजाय 9 पे रिपीट होने लगा। तीसरा खास बात है कि जब हम कैल्शियम से आगे भी इस समूह को ऐसा रिपीटेशन खोजने के ऐसे अरेंजमेंट को बढ़ाते हैं, तो हुआ यूं कि एक समान जो असमान तत्व थे एक ग्रुप में आ गए, जैसे टिटेनियम सिलिकॉन के साथ आ गया, कोई गुण मैच नहीं कर रहा। वेनेडियम फास्फोरस वाले ग्रुप में आ गया, इनका प्रॉपर्टी में कोई मेल ही नहीं है। तो यानी कि विभिन्न गुण, असमान गुण वाले तत्व या असमान तत्व एक समूह में आ गए और समान गुण वाले तत्व अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से आगे जब बढ़ेगा तो दिखाएगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा तत्व आ जाएगा ये समान गुण वाले तत्व का, जैसे कैल्शियम से मैच करने वाला नीचे जो स्ट्रोंशियम होगा कहीं इधर उधर आ जाएगा। तो इस तरह से असमान तत्व एक समूह में आ गए और समान तत्व एक दूसरे से अलग अलग हो गए नीचे कैल्शियम के बाद। और सबसे बड़ी बात है कि जब भारी तत्वों का डिस्कवरी हुआ, जो हमने बताया था 3-3 के समूह में, तो इन्हें इनर्ट गैस के बगल में रखा गया, तो ये ऑर्डर और बिगड़ जाएगा, 9 के बाद और 10, 11, 12 पे चला जाएगा, तो रिपीटिशन में परिवर्तन आ जाएगा, चेंजेस आ जाएगा, तो ये रूल पूरी तरह फेल कर जाएगा। तो जब पूरी तरह फेल कर जाएगा तो क्या इसका हम उपयोग कर पाएंगे? डेफिनेटली हम लोग इसका सही से उपयोग नहीं कर सकते। और जो वर्गीकरण पढ़ने का उद्देश्य है कि स्टडी को आसान बनाना, वो भी तो भंग हो जाएगा, क्योंकि एक ही समूह में अलग अलग तत्व आ जा रहे हैं और समान तत्व गुण वाले तत्व अलग अलग हो जा रहे हैं, तो कैसे हम गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे? तो इस तरह से इनके नियम को रिजेक्ट कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया, कहा गया कि आपका जो वर्गीकरण है उतना प्रॉपर नहीं है, और इससे और अच्छे और बेहतर वर्गीकरण की आवश्यकता है, इसलिए आपके वर्गीकरण को अस्वीकृत किया जाता है। तो उनका जो प्रपोजल था, नियम जो उन्होंने प्रतिपादित किया था, उन्हें डिनाई कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। सो हिज रूल वाज समरली रिजेक्टेड। अंततः इनके नियम को भी रिजेक्ट कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। पहला पॉइंट है कि इनके नियम को बहुत सारी खामियां होने के कारण, ड्यू टू मेनी डिमेरिट्स, बहुत सारी कमियां होने के कारण हिज रूल was summarily rejected, summarily rejected, यानी अंततः बहुत सारे कमियां होने के कारण उनके नियम को अस्वीकार कर दिया गया। और लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस रूल के कारण, दिस रूल led him to get डेविस मेडल। इनको डेवी पुरस्कार मिला इस नियम के कारण। कहां से? फ्रॉम द रॉयल सोसाइटी। एक साइंस में रिसर्च करने वाली सोसाइटी है, द को बड़ा कर देते हैं, द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। लंदन के रॉयल सोसाइटी, जो कि साइंस में रिसर्च का एक सोसाइटी है, उससे इनको डेवी पुरस्कार मिला इस नियम के प्रतिपादन के कारण। ये समरली न्यूलैंड के बारे में पूरी जानकारी हुई। आगे हम लोग मेंडलीफ और लोथरबियर के बारे में पढ़ेंगे। तो तत्वों के वर्गीकरण के इतिहास के अगले कड़ी में नाम आता है 1869 ईस्वी में काम करने वाले दो समकालीन वैज्ञानिकों का, रसायन शास्त्रियों का नाम है दिमित्री मेंडलीफ और लोथरबियर। एक ने अपने लॉ को प्रॉपर्टीज के आधार पर प्रॉपर्टी का अध्ययन किया और दूसरे ने आधार बनाया ग्राफ, फिजिकल प्रॉपर्टी वाले ग्राफ। तो इन्होंने, दिमित्री जो मेंडलीफ थे वो रसन केमिस्ट थे, रसन यानी रसिया के, he was a Russian
केमिस्ट, यानी रूस के रसायन शास्त्री थे, और ये थे जर्मन केमिस्ट, यानी जर्मनी में अध्ययन कर रहे थे। इन्होंने स्टडीड अध्ययन किया ग्राफ का अध्ययन किया। स्टडीड ग्राफ ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट। इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट का ग्राफ बनाया। एक तरफ उन्होंने ले लिया एटॉमिक वेट और दूसरे तरफ में उन्होंने प्लॉट किया एटॉमिक वॉल्यूम। तो उनका ग्राफ कुछ पीरियोडिक आया, ऐसे इस तरह का ग्राफ उनका बना। कुछ इस तरह का ग्राफ उनका है, और भी आगे बढ़ता जाएगा पीरियोडिक। बस पिक्स जो हैं उनका हाइट बढ़ता गया, लेकिन ग्राफ रिपीट होता गया इंटरवल का, पीरियोडिक। और उन्होंने देखा कि पीक पे जो एलिमेंट आ रहा है, जैसे इस पीक पे लिथियम आया था, यहाँ सोडियम आया, यहाँ पोटेशियम, आगे रुबिडियम सीजियम बढ़ता है। इससे नीचे हीलियम है, तो यहाँ पर नियॉन है, यहाँ पर आर्गन है, इस तरह से रिपीट। नीचे में हाइड्रोजन है। खैर नीचे जो है छोड़िए, इधर आते हैं। तो इधर देखा गया कि लिथियम के बाद यहाँ पे कैल्शियम है, सॉरी बेरिलियम है, तो यहाँ पे कैल्शियम आया, यहाँ पे मैग्नीशियम, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, फिर यहाँ आया कैल्शियम। इसी प्रकार आ गया स्ट्रोंशियम, बेरियम, यहाँ पे बोरोन है, तो यहाँ पे आ गया एल्यूमिनियम, यहाँ पे आ गया गैलियम। इस तरह से रिपीट होता है। तो यहाँ उन्होंने देखा कि जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले, सिमिलर एटॉमिक वॉल्यूम जो है, सिमिलर पोजीशन, जो सेम पोजीशन पीक पे सिमिलर पोजीशन जो रिपीट कर रहा है, एटॉमिक वॉल्यूम, प्रॉपर्टी और एटॉमिक वेट। इन्होंने देखा कि ग्राफ पे जो सिमिलर पोजीशन ऑक्युपाई कर रहा है एलिमेंट, उनका प्रॉपर्टी सिमिलर होगा, एक जैसा होगा, करीब एक जैसा पीक आ रहा है, एक जैसा होगा, एक सिमिलर पोजीशन ऑक्युपाई कर रहा है। तो जब उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट का ग्राफ प्लॉट किया, तो उन्होंने ग्राफ को क्या पाया, दिस ग्राफ वाज पीरियोडिक, पीरियोडिक ग्राफ था। और दूसरी खास बात उन्होंने ऑब्जर्व की कि एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्युपाई सिमिलर पोजीशन ऑन ग्राफ। यानी कि सेम एटॉमिक वॉल्यूम, सिमिलर एटॉमिक वॉल्यूम, यहाँ प्रॉपर्टी क्या लिया गया, एटॉमिक वॉल्यूम लिया गया। तो इस आधार पर कहा गया कि जो सिमिलर एटॉमिक वॉल्यूम वाले एलिमेंट हैं वो ग्राफ में सिमिलर पोजीशन ऑक्युपाई कर रहे हैं। और एटॉमिक वॉल्यूम को आधार बनाते हुए कहा गया सभी प्रॉपर्टीज में ऐसा होगा। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, ग्राफ पे सिमिलर पोजीशन ऑक्युपाई करते हैं। और इस आधार पर उन्होंने अपना नियम दिया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द periodic function of their atomic weight। नियम उनका इतना ही था। सो लोथर मेयर रूल जो कहता है वो कहता है कि एलिमेंट्स के जो गुण होते हैं, प्रॉपर्टी होते हैं,
वो उनके उस एलिमेंट के एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार का आवर्ती फलन होता है, अर्थात पीरियोडिक फंक्शन होता है। नाउ कमिंग टू द रसल केमिस्ट, आखिर इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने प्रॉपर्टी का, सिमिलर प्रॉपर्टी का अध्ययन किया एटॉमिक वेट के रिलेशन। इन्होंने क्या किया कि ऑक्साइड्स एंड he has studied the reaction of elements with hydrogen and oxygen। इसके आधार पे उन्होंने गुणों की सिमिलरिटी निकाली, यानी कि इन्होंने देखा, यानी कि इन्होंने मुख्य रूप से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से एक एलिमेंट रिएक्ट करेगा तो उन्होंने क्या देखा? फॉर्मूला देखा। सो इनका आधार था रिएक्शन ऑफ एलिमेंट्स विथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इस आधार पे उन्होंने एलिमेंट्स को 3 ग्रुप में बांटा। अगर एक एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन करे तो बनता है हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन हो एलिमेंट का तो बनेगा He, H2E और H3E, इस तरह से। और अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है तो बन रहा है E2O, EO एंड E2O3, इस आधार पे। फर्स्ट केस में यहां पे संयोजकता, एक हाइड्रोजन जोड़ रहा है तो संयोजकता 1 हुआ, सेकंड केस में 2 हाइड्रोजन जोड़ रहा है तो संयोजकता 2 हुआ, और तीसरा केस में 3 हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो संयोजकता 3 हुआ। यहां पर एक ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 मानी जाती है, तो एक ऑक्सीजन के साथ 2 एलिमेंट रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब एक एलिमेंट का एक संयोजकता होगा। यहाँ एक के साथ एक, तो इसका 2 वैलेंस है तो इसका भी 2 हो गया संयोजकता। और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन से जुड़ रहा है 2 गो, तो 3 ऑक्सीजन का संयोजकता हो गया 3 दूना 6, और तो 2 का 6 तो 1 का 3। तो इस आधार पे उन्होंने वास्तव में क्या देखा? तत्वों की संयोजकता को आधार बनाया। किस लिए? ताकि हम तत्वों के गुणों में समानता देख सके। संयोजकता यानी वैलेंसी, तो तत्वों के एलिमेंट्स के वैलेंसी को इन्होंने आधार बनाते हुए 2 चीजों के साथ रिएक्शन पैटर्न देखा, हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ। संयोजकता के लिए याद रखना है कि एक तत्व के साथ जितना एक तत्व के एक परमाणु के साथ जितना हाइड्रोजन जुड़ेगा वो उसकी संयोजकता होगी। यहाँ एक तत्व का एक परमाणु ई है, एलिमेंट को ई से डिनोट कर रहे हैं तत्व को, तो एक तत्व का परमाणु ई है, ई के साथ एक हाइड्रोजन जोड़ा मतलब कि एक संयोजकता हो गया एलिमेंट का। इस ई एलिमेंट के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं एक परमाणु से, तो इसका संयोजकता 2 हो गया। इस एलिमेंट ई के साथ एक परमाणु के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3 संयोजकता हो जाएगा। यानी कि इस सूत्र वाले तत्वों का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने के बाद अगर सूत्र ये बनेगा तो इसको हम कहेंगे एक संयोजकता, इसको कहेंगे, अगर ये वाला फॉर्मूला बनता है तो 2 संयोजकता, ये वाला फॉर्मूला बनेगा तो 3 संयोजकता। इसी प्रकार ऑक्सीजन के केस में देखा गया कि अगर एक ऑक्सीजन से 2 एलिमेंट रिएक्शन करे तो संयोजकता 1 एलिमेंट का, अगर एक ऑक्सीजन के साथ एक रिएक्शन करे एलिमेंट तो संयोजकता 2 एलिमेंट का, और 3 ऑक्सीजन के साथ 2 एलिमेंट रिएक्ट करे तो एलिमेंट का संयोजकता हो जाएगा 3। संयोजकता 2 होता है तो यहाँ 2 एलिमेंट, जितना संयोजकता इसका होगा उतना ही संयोजकता इसका भी होगा, तो 2 एलिमेंट का संयोजकता 2 तो एक एलिमेंट का संयोजकता 1। यहाँ पर एक ऑक्सीजन का संयोजकता 2 तो जितना इसका संयोजकता होगा उतना ही एलिमेंट का भी होगा, एक ही है तो 2 हो गया। यहाँ पर एक ऑक्सीजन के साथ का संयोजकता 3 तो 3 ऑक्सीजन का 3 दूना 6 संयोजकता, और ये 6 संयोजकता ये एलिमेंट का भी होगा, तो 2 एलिमेंट आइटम है तो 6 संयोजकता तो 1 का हो गया 3। तो इस आधार पे संयोजकता का आधार माना उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन। तो इस आधार पे उन्होंने आखिर ये सूत्र कैसे उन्होंने निकाला? तो सूत्र निकालने का मैथमेटिकल विधि है, जो सैंपल पहले रिएक्शन कराया एलिमेंट का हाइड्रोजन से ऑक्सीजन से, जो सैंपल प्राप्त हुआ उसका एनालिसिस किया, परसेंटेज एनालिसिस की, कितना उसमें हाइड्रोजन है, कितना इसमें एलिमेंट है, या कितना परसेंट उसमें ऑक्सीजन है, कितना परसेंट एलिमेंट है।
उसके बाद उस परसेंटेज के आधार पे उन्होंने कैलकुलेट करते हुए एम्पेरिकल फार्मूला निकाला, उसके बाद फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला, और इस आधार पे मॉलिक्यूल का फार्मूला निकालने के बाद उन्हें पता चला कि कितना हाइड्रोजन का एटम है और कितना एलिमेंट का ऑक्सीजन। वो सारी प्रक्रिया 9th में भी थोड़ा बहुत बताया गया था, और नहीं तो इसको डिटेल में आगे 12th और 11th क्लास में आपको बताया जाएगा। तो ये चीजें फार्मूला कैसे निकालते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं एक यौगिक का, वो चीज आपको बताया जाएगा। तो उसी मेथड से उन्होंने फार्मूला निकाला। हाइड्रोजन से रिएक्शन के बाद क्या फार्मूला होगा एलिमेंट का, और ऑक्सीजन से रिएक्शन के बाद क्या फार्मूला होगा रिएक्शन का। इस आधार पर उन्हें 3 प्रकार का फार्मूला मिला। और भी फार्मूला मिल सकते हैं, उसकी बात हम लोग आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल ये 3 आधार पे उन्होंने क्या किया, अब इन्होंने क्लासिफाई करने की कोशिश की। तो सबसे पहला काम उन्होंने किया कि सिमिलर प्रॉपर्टी यानी कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को खोजा। उसके बाद दूसरा काम उन्होंने क्या किया, दूसरा काम उन्होंने किया कि एलिमेंट्स को उनके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया। तो दूसरा, ही अरेंज्ड एलिमेंट्स on the basis of he arranged element in ascending order of their atomic weight। दूसरा उन्होंने क्या किया कि एलिमेंट्स को परमाणु भार के, उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी उन्होंने दिया सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज को, जो कि इस आधार पर डिस्कस किया। तो इस आधार पर उन्होंने क्या निकाला, यानी कि इस रिएक्शन के आधार पर उन्होंने तत्वों के गुणों की समानता का अध्ययन किया। संयोजकता अगर सेम है तो तत्व के गुण भी समान होंगे, क्योंकि रिएक्टिविटी किसी भी तत्व का जो सक्रियता है, क्रियाशीलता है, उसकी संयोजकता पर निर्भर करता है। तो जब संयोजकता एक समान हो गया तो उनके गुण भी एक समान हो गए, ऐसा उन्होंने कंसीडर किया। और गुणों में समानता को उन्होंने परमाणु भार के बढ़ते क्रम से ज्यादा प्रायोरिटी दिया। तो उन्होंने जब ऐसा किया, यानी कि बढ़ते क्रम में सजाया, तो कहीं कहीं उन्होंने ऑर्डर को पलटा, ताकि तत्वों की समान गुण खत्म ना हो। समान गुण वाले तत्वों को कहीं अगर एक साथ रखने के लिए परमाणु भार के ऑर्डर को पलटना पड़ा तो भी उन्होंने पलटा। लेकिन मुख्य रूप से उन्होंने क्या किया, अधिकांश जगह पे यही हुआ है कि तत्वों को उन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में सजाया है। ऐसा करने के बाद उन्होंने देखा कि सिमिलर प्रॉपर्टीज या सेम प्रॉपर्टी वाले जो तत्व हैं वो एक निश्चित अंतराल के बाद पुनरावृत्ति करते हैं, रिपीट होते हैं। और इसी बात को उन्होंने भी कहा कि जो एटॉमिक वेट है उसका तत्वों का जो गुण है वो आवर्ती फलन होता है। तो उन्होंने भी यही बात कही। सो इस आधार पे जब उन्होंने सजाया तो उन्होंने देखा कि एक खास अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व रिपीट होते हैं, पुनरावृत्त करते हैं, आवर्तता दर्शाते हैं। तो इसी बात को उन्होंने भी कहा। तो इन्होंने जो भी नियम दिया वो भी यही था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ their atomic weight। सो लोथर मेयर के जो नियम थे और मेंडलीफ के जो नियम थे दोनों एक समान थे, दोनों में कोई अंतर नहीं था, बस निकालने का तरीका अलग अलग था। एक ने इस बात को साबित करने के लिए ग्राफिकल अप्रोच को अपनाया और दूसरे ने इस बात को साबित करने के लिए वैलेंसी का अप्रोच लिया। संयोजकता के बारे में अध्ययन किया और संयोजकता के द्वारा उन्होंने गुणों की समानता की बात की और गुणों की समानता को एटॉमिक वेट से रिलेट किया और देखा
कि एक खास एटॉमिक वेट में एक खास अंतर के बाद समान गुण वाले तत्व रिपीट होते हैं। तो उन्होंने भी यही कह दिया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। और इन्होंने भी सेम बात वही कि उन्होंने देखा कि सिमिलर एटॉमिक वॉल्यूम वाले जो एलिमेंट्स हैं ग्राफ के सिमिलर पोजीशन पे, जैसे लिथियम पीक पे है, सोडियम ये क्या सिमिलर एटॉमिक वॉल्यूम, सबसे उच्च हाईएस्ट एटॉमिक वॉल्यूम वाले जो एलिमेंट हैं वो पीक पकड़ लिए, उससे थोड़ा कम वाले हीलियम एक तरफ हीलियम नियॉन आर्गन ये सब जो है सिमिलर पोजीशन है एसेंडिंग वाला, और डिसेंडिंग वाले पे बेरिलियम बोरोन यहाँ भी डिसेंडिंग यहाँ भी एक जैसे पोजीशन है। तो सिमिलर एटॉमिक वॉल्यूम वाले एलिमेंट्स यहाँ क्या कर रहे हैं, ग्राफ पे सिमिलर पोजीशन को ऑक्युपाई कर रहे हैं। तो इस आधार पर उन्होंने कहा कि एटॉमिक वॉल्यूम में अगर ऐसा हुआ है तो अन्य गुणों में भी ऐसा होगा कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स जो होंगे वो ग्राफ पे सिमिलर पोजीशन ऑक्युपाई करेंगे। अर्थात ग्राफ ये किसके अगेंस्ट है, एटॉमिक वेट के अगेंस्ट है। तो इसका मतलब है कि सिमिलर एटॉमिक वेट वाले जो मॉलिक्यूल जो एलिमेंट होंगे, सॉरी सिमिलर प्रॉपर्टी वाले या सेम प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, एटॉमिक वेट में एक निश्चित अंतराल के बाद क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो यही बात उन्होंने भी कहा, चूंकि ये ग्राफ पीरियोडिक था इसीलिए उन्होंने कह दिया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। और इन दोनों नियम जो कि सेम है, इसका हिंदी क्या होता है वो हम लोग जान लेते हैं। तो हिंदी में हम लोग कहेंगे इसको कि तत्वों के गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। अब इसका मतलब क्या है वो भी हम लोग जाने, आवर्ती फलन होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, इसका क्या मतलब, इसको हम व्याख्या करें तो दोनों नियम एक समान है, तो इसको सिमिलर एक जगह पे ला करके व्याख्या कर लेते हैं कि क्या है। एक्सप्लेनेशन ऑफ मेंडलीव्स, मान लीजिए मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ या लोथर में रूल भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों का नियम सेम ही था। तो रूल क्या था, तो रूल था प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। अर्थात तत्वों के गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। फंक्शन का हिंदी फलन होता है। ये नियम जो है सुनने में थोड़ा पेचीदा लग रहा है, इसका अर्थ समझने की जरूरत है, तो इसको हम व्याख्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं। एक्सप्लेनेशन या नियम का व्याख्या क्या है, तो इसमें हम कहेंगे, इस नियम का मतलब है कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर of their atomic weight, जब एलिमेंट्स को हम उनके एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में सजाते हैं, देन सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीट्स। Then
elements with similar properties repeats after a regular interval of time. Regular interval नहीं, gap. After a regular gap in their atomic weight. टाइम नहीं, एटॉमिक वेट। हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी होगा जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया जाता है तो समान गुण वाले तत्व परमाणु द्रव्यमान के एक नियमित अंतराल पर पुनरावृत्त होते हैं, अर्थात रिपीट होते हैं। यही इसका मतलब है। तत्वों को जब हम सब क्या कर दें, उसके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में सजा दिए तो एक निश्चित, एक नियमित या निश्चित परमाणु द्रव्यमान में अंतर के बाद समान तत्व वाले, समान गुण वाले तत्व रिपीट हो जाते हैं। यही इसका मतलब है। अब इस नियम को लोथर-मेयर ने भी दिया और मेंडलीफ ने भी दिया, लेकिन लोथर-मेयर ने ग्राफ बना के छोड़ दिया। इसको नियम देने के साथ साथ ग्राफ भी बनाया, जिसे लोथर-मेयर कर्व कहा जाता है। उसी ग्राफ को कहा जाता है लोथर-मेयर कर्व। लेकिन मेंडलीफ ने क्या किया, अपने नियम के आधार पे ग्राफ नहीं बनाया, अपने नियम के आधार पे टेबल बना दिया और उस टेबल को कहा गया मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। और मेंडलीव्स का जो ओरिजिनल टेबल था वो टेबल रसियन भाषा में था और रसियन भाषा में अटपटा में लिखा हुआ उसका ओरिजिनल जो है, मैं आपको एक फोटो के रूप में आपको इसी वीडियो में एडजस्ट करके आपको दिखा दूंगा ओरिजिनल क्या है। लेकिन उनका कई बार उनके जो टेबल, उनके जो टेबल बनाया गया वो कई बार मॉडिफाई किया गया और जो कंप्लीटली मॉडिफाइड जो लेटेस्ट है मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल, वो मैं आपको उसका भी डायग्राम में आपको यहाँ बनाकर दिखाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना है कि जब मेंडलीफ का ओरिजिनल टेबल बना था तो उस समय इनर्ट गैस थे ही नहीं, तो इनर्ट गैस का उसमें कोई जिक्र नहीं था। तो लेकिन जब इनर्ट गैस बन गए तो इसके अलावा 8वां ग्रुप में जो भारी तत्वों का डिस्कवरी हुआ तो 8वां ग्रुप को भी एडजस्ट किया गया भारी तत्वों को। तो सारे एडजस्टमेंट के साथ जो अपडेटेड मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल है मैं आपको अभी बनाता हूं, तो उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। मेंडलीफ का जो अपडेटेड पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में, और ओरिजिनल टेबल हम एक पिक्चर के माध्यम से आपको दर्शा देंगे, अलग लैंग्वेज में है जो आपको सब क्या हमें भी समझ में नहीं आएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो अपने नियम के आधार पर, पीरियोडिक लॉ के आधार पे उस जो टेबल उन्होंने डिजाइन किया उसे कहा जाता है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। यहां पर आपको ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल, पीटी यानी पीरियोडिक टेबल, ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल का फोटो मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा। लेकिन जो मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड मेंडलीव्स
पीरियोडिक टेबल। तो मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स है, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, सेवेंथ ग्रुप, इसके बाद 8 ग्रुप और एक 0 ग्रुप था। कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्रुप है। दूसरी बात यह है कि प्रत्येक 1 से 7 जो ग्रुप हैं, 1 to 7 जो ग्रुप हैं, 1 से 7 ग्रुप में प्रत्येक ग्रुप जो है 2 सब ग्रुप में बटा हुआ है। ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। 8वां ग्रुप में 3 एलिमेंट एक साथ रखे हुए हैं और 0 ग्रुप में इनर्ट गैस रखे हुए हैं, जो बाद में डिस्कवर हुआ था। और इस 8वां ग्रुप में हेवी मेटल्स, भारी तत्व, जिनको एडजस्ट किया गया बाद में। तो हेवी मेटल्स, भारी तत्व, इसमें 3 तत्व एक साथ रखे। 8वां ग्रुप में क्या है? 3 एलिमेंट्स टुगेदर है, 3 एलिमेंट एक साथ रखे गए। सो पॉइंट की बात करें अगर हम, तो सबसे पहले तो ग्रुप की बात हो गई कि 1 से 7 तक का जो ग्रुप है वो 2 सब ग्रुप ए और बी में डिवाइड है। 8वां ग्रुप में 3 एलिमेंट एक साथ हैं और हेवी एलिमेंट्स, हेवी मेटल से हैं, और 0 ग्रुप में इनर्ट गैस रखे गए। यहां तक क्लियर है सबको? अब आगे हम देखते हैं कि ये जो ग्रुप हैं, इन ग्रुप में नीचे की ओर 7 पीरियड्स हैं। एलिमेंट्स आर divided, this periodic table is further divided into 7 periods. 1 2 3 4 5 6 and 7, 7 periods। तो ये 7 पीरियड्स हैं। तो सबसे पहला ग्रुप में जो है, ए ग्रुप में है ह, ली, ना, के, रब, से, फरियाद। बी ग्रुप में है बेटा, मांगे, कार, सेंट्रो, बाप, राजी। थर्ड में है बाल, गेन, तेल। इसके बाद है काशी, जी में शंकर, पार्वती। फिर है नेपाली, पंजाबी, असमी, सब भाई। इसके बाद है छठा में ओस, से, टीपो। हमने कहा है कि उस समय 63 एलिमेंट ही डिस्कवर्ड थे भाई, लेकिन हम बनाएंगे तो अधिकांश का बना देंगे, करीब करीब सब का, क्योंकि ये मॉडिफाइड है, ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल में जो है वो फिगर में दिखेगा आपको 63 एलिमेंट, ठीक है। तो इसके बाद फिर यहां हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। अब यहां पर जो होगा
कैल्शियम के बाद यहां से शुरू होगा स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, 60 VCr में फेकोनी, 3 एलिमेंट एक साथ, और यहाँ पे फेकोनी, इसके बाद यहाँ पे कूजन, ये चौथा पीरियड से शुरू हो गया। और जब हम बात करेंगे तो फ्लोरीन के बाद यहाँ पे होगा नियॉन, यहाँ होगा हाइड्रोजन, यह हो जाएगा आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ये इनर्ट गैस डिस्कवर हुए थे। इसके बाद यहां से शुरू होगा यामाहा, जरा, निगमो, टिकरू, रहो, पंडित, फिर इधर आ जाइए AgCd, यानी इस 1B में कॉपर, सिल्वर और गोल्ड आ जाएगा। 2B में आएगा जिंक, कैडमियम और मरकरी। फिर यहां 3rd B में आ जाएगा स्काईलैक, लैंथेनम और यहां एक्टिनियम। इसके बाद और नीचे आएंगे तो यहां जाएगा लाहफता, W रे ओ सर PT। इसके बाद इधर आएंगे AUHG। एटॉमिक, हालांकि एटॉमिक नंबर की बात ही नहीं, यहाँ पे तो एटॉमिक वेट है, हम मॉडर्न टेबल पढ़ेंगे तब वहां पे देखेंगे। इसमें ऐसे मॉडर्न के हिसाब से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 के बाद 29 30 30 के बाद यहां पे 31 होगा जहां की जगह छोड़ा हुआ था, और यहां 32 होगा, इसका जगह छोड़ा हुआ, खाली जगह इस एलिमेंट डिस्कवर नहीं थे उस समय। यहां 33 34 35 35 के बाद 36 37 38, अच्छा 38 के बाद आइए 39 40 41 42 43 44 45 46 47 46 46 के बाद फिर आइए 47 48 49 50 51 52 53 54, फिर हो जाएगा 55 56, फिर यहां से 57 से 71 तक 72 73 74 75 76 77 78 79 78 के बाद 79 80 80 के बाद आ जाएगा 81 82 83 84 85 86 85 के बाद आ जाएगा 86 86 के बाद 87 88 88 के बाद 89 से 103 104 105 106 107 108 108 109 110, इसके बाद यहां पे आइए 111 112, फिर यहां से शुरू होगा तो 113 114 115 116 117 और यहाँ 118, इस तरीके से होगा। यानी मॉडर्न के हिसाब से ऐसे अरेंज किया गया था। ये मॉडिफाइड है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। ये हमने जो लिखा संख्या वो एटॉमिक नंबर है, इनका नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, और सिंपली खाली भी रख सकते हैं, नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। तो यही आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि कितने पीरियड्स हैं, तो 7 पीरियड्स हैं। ये सब क्या कहलाते हैं, हॉरिजॉन्टल जो है हमको पीरियड्स कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल रॉ है यानी कि जो क्षैतिज पंक्तियां हैं उनको पीरियड्स कहा जाता है, और इनकी संख्या 7 है। और वर्टिकल जो रॉज हैं ये वाली, ये कहलाते हैं ग्रुप्स यानी समूह, और इनकी टोटल संख्या
7, 8, 9 गो है मॉडिफाइड 7 पीरियड्स। इसमें 1 से 7 तक का ग्रुप ए और बी में बटा हुआ है और 8 में 3 एलिमेंट एक साथ है और 0 में इनर्ट गैस को रखा हुआ है। तो यहां पर ये हो गया पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इसमें जगह जगह पे एलिमेंट रखे गए हैं। एलिमेंट आप ग्रुप 1 में देख रहे हैं हलीना पेरोक्सीफेरियात और कॉपर सिल्वर गोल्ड। ग्रुप 2 में ए में और बी में हो गया कॉपर सिल्वर गोल्ड। इसी प्रकार सेकंड के ए में है बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरिलियम यानी बेटा मंगेकार सेंट्रोपापराजी और बी में है जिंक कैडमियम मरकरी। ग्रुप 3 में बाल गेंद तेल है, यहाँ पे खाली जगह था, इसको इन्होंने खाली जगह दिया था। इन्होंने कहा था कि यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट भविष्य में डिस्कवर होगा और डिस्कवर भी आगे चलते हुआ जिसका नाम रखा गया गैलियम। इसको उन्होंने एका एल्यूमिनियम कहा था। इसी प्रकार इसमें बी में है स्काईलैक, स्कैंडियम, वाइट्रियम, लैंथेनम एंड एक्टिनियम। इसी प्रकार ग्रुप 4 ए में काशी जी, यहाँ एका सिलिकॉन बोला था जो आगे जाके जर्मेनियम ग्रुप पे डिस्कवर हुआ। 3 लेड और यहाँ पर 114 था, यानी कि एक एलिमेंट यहाँ होगा और एक एलिमेंट यहाँ भी होगा। यह है टीजर हॉफ, इसके बाद नीचे भी है। तो ए 1 2 3 एलिमेंट है, ये 4B में है। इसी प्रकार 5A में, 5B में, 6A में, 6B में, 7A में, 7B में, 8 में और 0, ठीक है। तो नीचे भी एलिमेंट्स थे जो खाली खाली थे, इस समय डिस्कवर नहीं थे, डिस्कवर थे ही नहीं, इसलिए हमने आपको पूरा पैटर्न बताने के लिए इसको बना दिया, लेकिन इसको लिखने की जरूरत नहीं है, खाली था। ये सब उनके समय में खाली थे, तो उनका जब पीरियोडिक टेबल बनाते हैं तो इसको खाली ही छोड़ा जाता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर का यहाँ कोई सवाल ही नहीं है। हम लोग सिर्फ एटॉमिक वेट की बात करते हैं। तो आपको समझाने के लिए मॉडर्न से कैसे मिलता जुलता है उसको समझाने के लिए मैंने ये बनाया था। और इनका जो पीरियोडिक टेबल है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से काफी हद तक मिलता जुलता है। तो ओरिजिनल भी मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे रख करके। और ये जो है आपका अपडेटेड या मॉडिफाइड मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल है। इनके टेबल में, इनके लॉ में कुछ खासियत थे, कुछ कमियां भी थी। तो खासियत थी कि ये मॉडर्न से काफी हद तक मिलता जुलता है। खासियत थी कि उन्होंने कई जगहों पे खाली जगह छोड़ रखा था और कहा था कि यहाँ पे एलिमेंट कोई ना कोई डिस्कवर होगा, और पहले ही इनको गुण भी उन्होंने बता दिया। एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का उन्होंने बताया था कि एक नीचे एलिमेंट है, इसका गुण कैसा होगा, एल्यूमिनियम इसी ग्रुप के जैसा होगा, पूरा गुण बता दिया था। और उनका नाम उन्होंने एका सिलिकॉन रखा, एका एल्यूमिनियम रखा था। उसी प्रकार से यहाँ पे एका सिलिकॉन नाम रखा था। इनका भी गुण उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, अनुमान कर दिया था। बाद में तो डिस्कवर हुए और डिस्कवर होने के बाद उनका गुण हूबहू पाया गया। इसके बाद कई जगह पे उन्होंने गुणों में समानता को बरकरार रखने के लिए परमाणु द्रव्यमान के ऑर्डर को, इंक्रीजिंग ऑर्डर को पलट दिया। जैसे यहां पे उन्होंने किया था आयोडीन और टेल्यूरियम, ये जो एलिमेंट हैं इन दोनों का आप देखोगे तो बढ़ते क्रम में होना चाहिए था कि पहले आयोडीन आना चाहिए था, बाद में टेल्यूरियम आना चाहिए था, क्योंकि टेल्यूरियम का एटॉमिक भार ज्यादा है और आयोडीन का कम है। तो आप देख पा रहे हैं कि आयोडीन बाद में, टेल्यूरियम पहले है। तो जब बढ़ते क्रम में है तो ये वाला कम, ये वाला ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन उल्टा है। आयोडीन का एटॉमिक भार ज्यादा है और टेल्यूरियम का परमाणु भार कम है। माफ कीजिएगा, आयोडीन का कम है परमाणु भार और टेल्यूरियम का ज्यादा है। तो कम वाला पहले होना चाहिए था, लेकिन कम वाला बाद में कर दिया। क्यों? क्योंकि टेल्यूरियम का प्रॉपर्टी इससे मिल रहा था, इस 6 ग्रुप से, और आयोडीन का प्रॉपर्टी 7 ग्रुप से मिल रहा था। इसलिए इन दोनों के परमाणु भार में अंतर होने की, यानी कि आयोडीन का परमाणु भार कम होने के बावजूद भी उसको बाद में रखा और टेल्यूरियम का परमाणु भार ज्यादा होने के बावजूद भी उसको पहले रखा। ऐसा कई जगह उन्होंने किया है कि अगर समानता को बरकरार रखने के लिए, गुणों में समानता को बरकरार रखने के लिए अगर परमाणु भार के क्रम को बदलना पड़े तो उन्होंने बदला भी है। ये उनका मेरिट था। डिमेरिट की बात करें तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का पोजीशन जस्टिफाइड नहीं है। इसका गुण 1 से भी मिलता है और 7 से भी मिलता है, तो 1 में क्यों रखा, 7 में क्यों नहीं रखा, ये आज भी विवाद है। ये विवाद का विषय आज भी है। दूसरी बात, इन्होंने तत्वों को व्यवस्थित किया था परमाणु भार के बढ़ते क्रम। तो कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके परमाणु भार अलग अलग भी होते हैं, जैसे कार्बन का परमाणु भार 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है। तो इस आधार पे उसको 3 पोजीशन मिलना चाहिए था, कार्बन को एक ही जगह पोजीशन देकर सल्टा दिया उन्होंने। इसी प्रकार बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जिनका परमाणु भार सेम होता है, जैसे आर्गन का
आर्गन का 40 होता है और कैल्शियम का भी 40 होता है। तो दोनों को एक जगह रखना था, अलग अलग क्यों रखा? इसी प्रकार नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का, सॉरी नाइट्रोजन कार्बन का भी एटॉमिक भार सेम होता है, कार्बन 14 और नाइट्रोजन का भी 14। तो इन दोनों को एक जगह रखना था, अलग अलग क्यों रखे? तो इनका जो डिमेरिट्स की बात करें, मेरिट्स की बात करें, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मेरिट्स की बात करें तो पहले इस पीरियोडिक टेबल में कितने हैं? 9 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। और हमने देखा था 7 पीरियड में, पहला पीरियड में जैसे हमने रखा था, तो ये फर्स्ट पीरियड है, इसमें ह ली ना के रब से फरियाद ऐसे रखा था ए वाले में। और बी वाले में भी हमने क्या रखा था? यहां से रखना शुरू किया था कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इसके बाद नीचे भी था। तो इस तरह से देखा जाए, एक पीरियड जो था, एक रो ए और दूसरा का रो, 2 रो में बटा हुआ था। एक पीरियड में 2 पंक्तियां थी, तो 7 पीरियड्स जो थे, प्रत्येक पीरियड 2 रो में थे, तो जाएगा 7 × 2 सीरीज, यानी कि 14 सीरीज थे उसमें, 14 सीरीज में बटा हुआ था। ठीक है, जो हमने पीरियड बनाया था, ग्रुप बनाया था पीरियड, तो 7 पीरियड को भी हमने 2-2 भाग में डिवाइड किया था, तो 14 रोज थे। या जनरली बी ग्रुप, ए ग्रुप वाले जो ए सब ग्रुप वाले जो तत्व है ऊपर की ओर हल्का रखे हुए थे, बी वाले नीचे की ओर, यानी कुछ इस तरीके का था। पहला ग्रुप में बना देता हूं, फर्स्ट ग्रुप जो है उसमें ए था और बी था, ऐसे ही था। इसमें जो 7 पीरियड बने थे, तो 7 पीरियड जो बने थे, तो इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, यहां पे H था और यहां पे खाली था, यहां पे लिथियम था, यहां खाली था, यहां पे सोडियम था और यहां खाली था, यहां पे पोटेशियम था और यहां पे कॉपर था, यहां पे रुबिडियम था, यहां पे सिल्वर था, यहां पे सीजियम था, यहां पे गोल्ड था, और यहां पे फ्रांसियम था और यहां पे खाली था। यानी खाली कुछ है, दूसरा एलिमेंट होगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो कितना हुआ? इसी प्रकार, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ नहीं रखा होता, यहाँ खाली था, यहाँ खाली था, यहाँ खाली था, और ये वाला बी में यहाँ कॉपर रखा हुआ था नीचे की ओर, और सिल्वर यहाँ नीचे की ओर रखा हुआ था, और गोल्ड यहाँ नीचे की ओर रखा हुआ था, गोल्ड, और यहाँ वाला जगह कुछ और एलिमेंट का था। तो कहने का मतलब है, एक ही ग्रुप है, उसमें ऊपर की ओर एक लाइन है, एक लाइन नीचे की ओर है, ऊपर की ओर है, एक नीचे की ओर, दो रो हुआ ना, फर्स्ट रो सेकंड रो। इसी प्रकार फर्स्ट रो सेकंड, सब क्या है? सीरीज कहलाते हैं। ये पूरा एक पीरियड हुआ, तो ऐसे ऐसे कंप्लीट पीरियड क्या हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड हो गए। ग्रुप तो ये वो है जो कि सब ग्रुप में बटा हुआ है, और प्रत्येक पीरियड में 2-2 पंक्तियां हैं, तो उसको सीरीज कहते हैं। तो यानी कि 7 पीरियड्स में कुल मिलाकर के 14, 7 दूना 14 सीरीज हुए। अब मेरिट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला मेरिट ये है कि मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल जो है,
सबसे पहला चीज है कि मेंडलिव लॉ का मेंडलिव का जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कई जगह गैप्स छोड़े हुए हैं, गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। पहला मेरिट, उस समय जो एलिमेंट नहीं खोजे गए थे उनके लिए गैप्स था, खाली जगह छोड़ा गया था। और गैप में कहा गया था कि वो एलिमेंट बाद में डिस्कवर्ड होंगे और उनके प्रॉपर्टीज के बारे में भी बता दिया गया था, और बाद में उनको खोजा भी गया और उनका गुण भी सेम था। जैसे गैप कहाँ था, सिलिकॉन के, एल्यूमिनियम, तो गैप्स जनरली एल्यूमिनियम एलिमेंट के नीचे गैप था और सिलिकॉन के भी नीचे गैप था। इसका नाम उन्होंने हाइपोथेटिकल नेम दिया था एका एल्यूमिनियम, जिसको बाद में गैलियम नाम से जाना गया, और इसका उन्होंने कहा था एका सिलिकॉन, जिसको बाद में जर्मेनियम के नाम से जाना गया। इनका प्रॉपर्टी तक बता दिया था, खाली जगह छोड़ा था। दूसरी बात, इन्होंने कई एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट को भी सुधारा। तो करेक्शन इन एटॉमिक वेट्स, करेक्शन इन एटॉमिक वेट्स ऑफ मेनी एलिमेंट्स। जब इन्होंने गुणों के समानता पर तत्वों को परमाणु भार के क्रम में सजाना शुरू किया बढ़ते क्रम में, तो कई जगह पलटने लगा और बहुत ज्यादा एटॉमिक भार में अंतर आने लगा। तो उन्होंने उनको सुधारा कि नहीं, इनका कहीं ना कहीं इनके इन तत्वों का परमाणु भार में कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ, इसको फिर से कैलकुलेट किया जाए, और कैलकुलेट करने के बाद सही बहुत सारे तत्वों के एटॉमिक वेट में कैलकुलेट करेक्शन भी हुआ। तो ये कुछ गुण थे। इसके अलावा तीसरा बात देखा जाए तो इनका जो पीरियोडिक टेबल था वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से बहुत हद तक मैच करता है। इनके पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैस को एडजस्ट किया जा सका, डिस्कवरी नहीं हुआ था उसमें, लेकिन इनर्ट गैस की डिस्कवरी होने के बाद भी उसे 0 ग्रुप में एडजस्ट किया गया। हेवी मेटल्स की डिस्कवरी होने के बाद उसे 8 ग्रुप में एडजस्ट किया गया। तो काफी इनके इनमें फ्लेक्सिबिलिटी थी। इन्होंने तीसरी खास बात इनमें थी कि इन्होंने सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज को ज्यादा वरीयता दिया, ज्यादा प्रायोरिटी दिया इन कंपैरिजन टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मॉडल। तो ही फोकस्ड मोर ऑन सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज than order of atomic weight, than increasing order of atomic weight। यानी कहीं कहीं इन्होंने एटॉमिक वेट को कम प्रायोरिटी दिया है, उनके बढ़ते क्रम को ध्यान नहीं दिया है जहां, लेकिन उससे ज्यादा ध्यान, यानी कि एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम से ज्यादा ध्यान उन्होंने किस पे दिया है, गुणों में समानता। तो ये कुछ गुण थे इनके पीरियोडिक टेबल के। इसके अलावा उन्होंने कई एलिमेंट्स के गुणों को भी प्रेडिक्ट कर लिया। अब डिमेरिट्स की बात करते हैं, तो इनके लॉ की डिमेरिट्स या इनके टेबल की डिमेरिट्स क्या थी। तो पहला डिमेरिट था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का गुण फर्स्ट ग्रुप से भी मिलता है और सेवन ग्रुप से भी मिलता है, तो किस में रखा जाए, ये आज भी विवाद का विषय है। ठीक है, तो ये तो था ही। दूसरा बात, डिस्कवरी ऑफ आइसोटॉप्स। एंड आइसोबार्स। आइसोटॉप्स वैसे एलिमेंट हैं जिनका परमाणु भार अलग अलग होता है। एक ही एलिमेंट का परमाणु भार अलग अलग, तो परमाणु भार के क्रम में सजाना है तो अगर एक एलिमेंट के बहुत 2-3 एटॉमिक भार हैं तो उनको 2-3 जगह पे रखा जाना चाहिए। और दूसरी बात, आइसोबार्स वैसे तत्व हैं, वैसे 2 अलग अलग तत्व हैं जिनका परमाणु भार सेम होता है, तो अगर परमाणु भार सेम है तो ये दोनों तत्व एक जगह रखे जाने चाहिए।
यानी ये लॉजिक उठा कि आइसोटॉप्स यानी कि एक एलिमेंट के 2-3 एटॉमिक भार हैं, तुम्हें 2-3 जगह पे रखा जाना चाहिए। और आइसोबार्स अर्थात अलग अलग एलिमेंट के भी अगर एटॉमिक वेट एक समान है, तुमको एक जगह रखा जाना चाहिए। तो दो एलिमेंट एक साथ रखे जाएं या एक एलिमेंट को एक जगह रखा जाए। तो ये लॉजिक भी उनके डिमेरिट का कारण बना। तीसरी बात ये थी कि कई जगह पे उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर को पलटा है, ठीक है। तो ही रिवर्स्ड द ascending order of atomic weight of elements at many places to maintain the same group for elements with similar properties. तो एलिमेंट्स का सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को सेम ग्रुप में मेंटेन करने के लिए उन्होंने कई जगह एटॉमिक वेट के रिवर्स ऑर्डर को भी फॉलो किया, अर्थात बढ़ते क्रम को ब्रेक किया है। कम वाला को ज्यादा वाला को पहले रख दिया और कम वाला को बाद में रख दिया। ऐसा असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा उन्होंने किया। किस लिए किया? ताकि प्रॉपर्टीज के सिमिलरिटी को मेंटेन रखा जा सके। और भी देखा जाए तो करीब करीब एक दो जगह ऐसे लोकेशन है जहां 14 एलिमेंट एक साथ रखे हुए हैं। ये भी क्या है? डिमेरिट है, ठीक है। तो थर्ड बी में, तीसरा बी ग्रुप में जो छठा और सातवां पीरियड है उसमें 14 एलिमेंट एक साथ रखे हुए हैं, तो ये भी एक डिमेरिट का कारण बना, ठीक है। तो 14 एलिमेंट्स आर केप्ट टुगेदर in third B group and period 6 and 7। यानी थर्ड बी ग्रुप अगर हम बनाते हैं, थर्ड ग्रुप में भी दो भाग था, ए और बी। तो इसमें थर्ड ग्रुप में क्या था? बाल, खाली जगह था, इंडियम, थैलियम, ये था। और बी में यहां से रखा हुआ था, चल बाल के तेल, और यहां थर्ड ग्रुप में रखा हुआ था, यहां से स्कैंडियम, वाइट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनियम। यहां लैंथेनम से प्लस 13 एलिमेंट और यहां थे, और यहां एक्टिनियम के साथ भी 13 एलिमेंट थे। तो यानी कि थर्ड बी के फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, पहला, दूसरा, तीसरा नहीं, यहां नहीं था, यहां से था। पहला, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड खाली था, और चौथा भी पीरियड खाली था इधर, और पांचवा से यहां रखा हुआ था। चौथा यहां से शुरू हो गया, स्कैंडियम, वाइट्रियम, लैंथेनम, और यहां रखा हुआ था एक्टिनियम। तो यहां जो था थर्ड बी पीरियड, इसमें याद रखना है कि लैंथेनम के साथ 13 एलिमेंट और रखे गए थे, और एक्टिनियम के साथ भी 13 एलिमेंट और रखे गए थे। तो 14 एलिमेंट एक साथ थे। पहला ग्रुप से पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां पीरियड। छठा और सातवां पीरियड में एक साथ 14 एलिमेंट रखे गए। ये भी विवाद का विषय था।
तो ये कुछ डिमेरिट्स थे मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में, जिसके कारण मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल से भी बेटर क्लासिफिकेशन सर्च करने की कोशिश की गई, जिसमें कुछ डिमेरिट्स इसमें जो है उनको भी समाप्त किया जाए। तो बहुत सारे डिमेरिट्स समाप्त भी किए गए, उनके बारे में हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। और मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं, इनमें से कौन कौन से डिमेरिट्स मॉडर्न में दूर होंगे वो भी बात हम लोग करेंगे। मेरिट्स तो है ही, मेरिट्स को दूर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन डिमेरिट्स जो थे क्या उनको दूर किया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, उन पर हम चर्चा अगले क्लास में करेंगे। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर इस वीडियो के बताने के बाद भी अगर आपके मन में, इस पूरे लेक्चर को समझने और सुनने के बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है, कोई संदेह रहता है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट में जी भर के अपना डाउट बताएं। उन डाउट को लेकर के भी मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा, ताकि आपकी कंसेप्ट में क्लैरिटी आ सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।